तो दोस्तों आज हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो आईपीओ भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो इजिस लॉजिस्टिक्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। जो देखा जाए तो ये मार्केट में अपने आप में काफ़ी फोकस में बना रहता है, क्योंकि दोस्तों समय समय पे हमें इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाई देता है। इसलिए काफ़ी लोग का ये सवाल है कि क्या ये जो इजिस भूभाग का आईपीओ खुलने वाला है उसमें कोई शेयर होल्डर कोटा है भी या फिर नहीं है, एंड अगर शेयर होल्डर कोटा है भी तो कौन कौन उस शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, एंड इस आईपीओ को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, इसके बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है। सब कुछ देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये जो कंपनी है वो इजिस ग्रुप का हिस्सा है, बट देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे चलती है। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी में आधा हिस्सा इजिस का है एंड वहीं आधा हिस्सा रॉयल वोपाक का है, जो देखा जाए तो एक नीदरलैंड की कंपनी है। इसलिए ज्वाइंट वेंचर होने के कारण इस कंपनी का नाम इजिस भोपाक रखा गया है। बट दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के काम के बारे में तो ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी टैंक स्टोरेज कंपनी में से एक है। इन टर्म्स ऑफ एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी इस कंपनी के पास लगभग 12% का मार्केट शेयर है। एंड अगर बात करें लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में तो इस कंपनी के पास इसमें लगभग 25% का मार्केट शेयर है। यानी दोस्तों अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो ये कंपनी एलपीजी गैस, वायल, लिक्विड केमिकल, पेट्रोकेमिकल, गैसेस, ब्यूटेनियम एंड वेजिटेबल ऑयल जैसे प्रोडक्ट को पोर्ट पे स्टोर करती है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका पेरेंट कंपनी इजिस लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी जितना भी ये सब प्रोडक्ट को इंपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है वो काम इजिस लॉजिस्टिक्स करती है। देखा है दोस्तों तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन से इन सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आती है। एंड दोस्तों जैसे ही ये सब प्रोडक्ट इंडिया के पोर्ट पे पहुंचता है तो पोर्ट पे ही ये जो कंपनी है इन सारे प्रोडक्ट को ऑफलोड करती है एंड अपने टर्मिनल में उसे स्टोर करती है। मतलब कि दोस्तों इजिस विभाग का काम बस इतना सा है कि जितना भी इजिस लॉजिस्टिक्स बाहर से माल लेके आती है पोर्ट पे उन सारे प्रोडक्ट को इजिस विभाग जो है वो पोर्ट पे खाली करती है एंड अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर करती है, एंड फिर यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें से फिर से काम आता है इजिस लॉजिस्टिक्स का, जो पोर्ट से ये सब प्रोडक्ट लेके भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है। यानी दोस्तों इजिस लॉजिस्टिक्स का मेनली जो काम है वो ट्रांसपोर्ट का काम है, एंड इजिस विभाग का जो काम है वो केवल स्टोरेज हैंडलिंग का काम देखती है। तो आई होप कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फिलहाल अभी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा आपको नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट एंड कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि FY22 में जहाँ ये कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी वहीं FY25 के थर्ड क्वार्टर तक ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 85 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। बट वहीं दोस्तों एक कंसर्न की बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरोइंग ज़्यादा है। फिलहाल इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा नंबर है। बट स्टिल दोस्तों इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी उनमें से मैक्सिमम पैसा ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं इसका ROE लगभग 9%, ROCE 8%, प्रॉफिट मार्जिन 15% एंड डेट टू इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 2.59 का है। यानी दोस्तों डेट टू इक्विटी तो काफ़ी हाई है। बट ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है। बट केवल फंडामेंटल देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें देखना होगा तो कंपनी के वैल्यूएशन देखना होगा, ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यू पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को कुछ इसके लिस्टेड पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ये आईपीओ अपना वैल्यूएशन कैसा रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे JSW इंफ्रा के बारे में एंड अडानी पोर्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इजिस विभाग का जो पी रेशियो है वो लगभग 268 के आसपास है, जबकि अडानी पोर्ट का पी रेशियो लगभग 37 के आसपास है एंड JSW इंफ्रा का पी रेशियो लगभग 49 के आसपास है।
यानी अगर पी रेशियो वाइज देखा जाए तो इजिस का पी रेशियो दोस्तों काफ़ी हाई है। एंड ना ही इसका केवल पी रेशियो हाई है बल्कि इसका अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी कम है। यानी इतना कम अर्निंग पर शेयर पे ये जो कंपनी है इतना बड़ा वैल्यूएशन मांग रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ये जो है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। मतलब कंपनी का फंडामेंटल तो सही है बट वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी हाई है। बट स्टिल देखा जाए तो ये कंपनी अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है, जो एक अच्छी बात है इस ग्रोइंग कंपनी के लिए। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 26 से 28 मई के बीच में ओपन रहेगा। देखा जाए तो इसी बीच में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है दलीला का। उसका रिव्यू ऑलरेडी इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि उसका भी एक बार रिव्यू देख ले, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर दलीला में अप्लाई करना है। वहीं अब बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका प्राइसमेंट 223 रुपये से लेकर 235 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड अगर बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 2800 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है। एंड इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करने वाली है उसमें से 2000 करोड़ देखा जाए तो डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। एंड बाकी बचा 800 करोड़ दोस्तों ये जो कंपनी है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए कि सारा का सारा जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 63 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,805 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब अगर करें इसके कोटा के बारे में तो देखा जाए तो रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। हालांकि क्यूआईबी का जो कोटा है वो 75% का रहने वाला है। वहीं एनआई के बारे में बात करें तो एनआई का जो कोटा है दोस्तों वो केवल 15% का रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, जिसके कारण इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा है वो केवल 10% का ही रखा गया है। बट स्टिल देखा जाए तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 2800 करोड़ का होने वाला है, जिसकी वजह से इस आईपीओ को 280 करोड़ जो होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो काफी अच्छी बात है रिटेल के लिए। बट स्टिल अगर आपको अपना अलॉटमेंट चांस बढ़ाना है तो आप चाहे तो एनआई कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा गया है। कोटा रखा गया तो केवल रिटेल के लिए रखा गया है 10% का, क्यूआईबी के लिए 75% का, एनएनआई के लिए 15% का कोटा रखा गया है। शेयर होल्डर कोटा के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं दिया गया है, इसलिए आपको रिटेल कोटा में अप्लाई करना होगा एंड एनआई कोटा में अप्लाई करना होगा। शेयर होल्डर का कोई कोटा नहीं रखा गया है। वहीं अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा ये 26 मई से ओपन होगा एंड 28 मई को क्लोज होगा। एंड बात अगर करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो इसका अलॉटमेंट भी आपको 29 मई को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 30 मई को आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 30 मई को ही आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इसके लिस्टिंग डेट के बारे में तो इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको 2 जून को देखने को मिल जाएगा। याद रहे कि 1 जून को संडे है एंड 2 जून को मंडे है, तो इसका जो लिस्टिंग होगा वो 2 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसके लिस्टिंग गेन्स के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले इसके जीएमपी में केवल 5% के आसपास डिमांड था, बट अभी इसके जीएमपी में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। इसीलिए देखा जाए तो ऐसा डिमांड रहा तो पर लॉट पे आपको लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है तो अगर इसका जीएमपी थोड़ा सा और बढ़ता है तो ही आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट अगर इसके जीएमपी में 5% के नीचे डिमांड रहता है तब आपको लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ को अवॉइड कर देनी चाहिए। बट अगर बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी का जो दोस्तों ओवरऑल बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार है। ये कंपनी लिक्विड स्टोरेज के काम करती है जिसका इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। बट दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई रखा गया है, जो एक प्योरली कंसर्न की बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट दोस्तों याद रहे कि ये लिस्टिंग गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म का जितना भी व्यू है वो सब मेरा पर्सनल व्यू है। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क और एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं तो दोस्तों इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि देखा जाए
तो अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बढ़ चुका है। जहां पहले 5% का डिमांड था, वहीं अब केवल 10% का डिमांड रह चुका है। तो अगर इसमें और हमें इंक्रीज देखने को मिलता है तब तो मैं इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो मे भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा हमें इसमें करेक्शन देखने को मिले, इसलिए मैं तो इसमें केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या व्यू है, आप इसमें लिस्टिंग गेंस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप द लीला होटल्स आईपीओ का रिव्यू एंड बोराना वेब्स आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखना ना भूलें।